हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खुशी। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। मतलब ऐसी कौन कौन सी ऑब्स्टेकल्स हैं या ऐसी कौन कौन सी दिक्कतें हैं जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आती हैं। और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। द फर्स्ट जो आरबीआई रोल प्ले करता है इन प्रॉब्लम को सेटल करने के लिए, एंड जो सेकेंड जो है वो है मैकेनिज्म की, मतलब कौन कौन से यंत्र हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को सेटल कर सकते हैं। तो इसमें दो प्रॉब्लम्स होती हैं। द फर्स्ट इज स्विफ्ट एंड सेकेंड इज शिप्स। तो इनको हम करेंगे। तो ये दो तरीके हैं जिनसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। और ये क्या प्रॉब्लम्स होती हैं हम पहले ये कर लेते हैं। फॉर इंडिया के लिए कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, करेंसी रिस्क से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने पैरिटी वैल्यू को, इंडिया की जो पैरिटी वैल्यू है उसको फिक्स कर लिया था। ठीक है, डिटरमाइन किया हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट ने पैरिटी वैल्यू को फिक्स कर लिया, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। इट रिमेन फिक्स्ड, वो फिक्स रहती है लॉन्ग टाइम तक, लगभग लॉन्ग टाइम तक क्या है ये फिक्स रहती है। पैरिटी वैल्यू जब पैरिटी वैल्यू में फ्लक्चुएशंस होती हैं तो इंडियन रुपी जो है वो डेप्रिशिएट हो जाती है कुछ करेंसीज के, मेजर करेंसीज के अगेंस्ट। तो जो मेजर मोस्टली जो करेंसी ली जाती है वो यूएस डॉलर ली जाती है। तो क्या कहते हैं कि जो पैरिटी वैल्यू जब फ्लक्चुएट होती है, जब पैरिटी वैल्यू फ्लक्चुएट होती है तो इंडियन की जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो जाती है कुछ करेंसीज के अगेंस्ट, और स्पेशली यूएस डॉलर। ठीक है, अब हम ये कर लेते हैं कि पैरिटी वैल्यू होता क्या है। पैरिटी वैल्यू होता है पैरिटी वैल्यू इज यूज्ड फॉर कंपेयर द वैल्यू ऑफ टू कंट्रीज। दो कंट्रीज की जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल हमारे इंडियन रुपी है और जो हमारा डॉलर है, यूएस डॉलर है जो, तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन देखना पैरिटी वैल्यू होती है। आफ्टर 90s, मतलब कि जो 90 का दशक था, उसके बाद क्या हुआ, इंडिया ने अडॉप्ट कर ली थी मार्केट डिटरमिनेंट एक्सचेंज रेट सिस्टम। जो मतलब कि ऐसी एक सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया था जिसमें जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट फोर्सेस के द्वारा ही डिटरमाइन किया जाएगा, जो कि हमें पता है कि डिमांड एंड सप्लाई होता है। जो इंडियन करेंसी है, फिर उसके बाद जब हमने डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमिनेट करने लग गए एक्सचेंज रेट को, तो जो हमारी इंडियन करेंसी थी उसकी रेट जो है वो डेप्रिशिएट होने लग गए थे। तो 2003 में क्या हुआ, तो उसके बाद कभी डेप्रिशिएशन हुआ, कभी एप्रिशिएशन हुआ। तो 2003 में एप्रिशिएशन होने शुरू हो गया था हमारी करेंसी का अगेंस्ट मेजर करेंसी, स्पेशली यूएस डॉलर के अगेंस्ट। ठीक है, तो 2007 में फिर क्या हुआ कि एप्रिशिएट होने लगी, फिर 2008 में डेप्रिशिएट होने लगी। मतलब एप्रिशिएट बार बार हो गई थी। तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया। आरबीआई इंटरवीन्स टू स्टॉप द डेप्रिशिएशन ऑफ इंडियन रुपी, क्योंकि इंडियन रुपी अगर डेप्रिशिएट होगी तो इंडिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है उसमें ऑब्स्टेकल्स होंगी। तो इसीलिए आरबीआई ने क्या किया, इंटरफेयर करने लग गया वो कि डेप्रिशिएट ना हो इंडियन रुपीज, इसलिए। ठीक है, तो ये तो थे कि आरबीआई क्या क्या मतलब स्टेप ले रहा है और आरबीआई क्या करेगा, क्या आरबीआई ने किया है वो हम अलग से करेंगे कि रोल ऑफ आरबीआई क्या है जो फॉरेन एक्सचेंज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सेटल करने के लिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स कर लेते हैं कि प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती हैं। तो सबसे फर्स्ट ब्रोकरेज मतलब कि जो ब्रोकर होते हैं ना, वो जो रूल रेगुलेशंस होते हैं, जो गाइडलाइंस होती हैं आरबीआई की या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की, तो उन रूल रेगुलेशंस को, गाइडलाइंस को फॉलो ही नहीं करते ब्रोकर्स अपनी मर्जी चलाते हैं। तो इस चीज से क्या होता है, बहुत सारी रुकावटें पैदा हो जाती हैं फॉरेक्स मार्केट में। नेक्स्ट क्या कहता है कि प्राइस डिटर्मिनेंट प्रोसेस, कि एक ऐसी प्रोसेस है, प्राइस डिटर्मिनेंट प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारी करेंसी की जो रेट सेट की जाती है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे की जाती है। तो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे जब की जाती है तो इसमें बहुत सारी फ्लक्चुएशंस आती रहती है टाइम टू टाइम। कभी जो रेट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। तो प्राइस डिटर्मिनेशन जो है, वो जो प्रोसेस है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के रास्ते में रुकावट लाती है, क्योंकि टाइम टू टाइम फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। जो करेंसी है वो अनस्टेबल रहती है, कभी बढ़ गई कभी कम हो गई, तो इसलिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर क्या कहता है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंक्लूड्स हायर रेट ऑफ रिस्क बहुत ज़्यादा होता है प्राइस डिटर्मिनेट करते वक्त, क्योंकि वैल्यू डिटर्मिनेशन करते वक्त, क्योंकि जो प्राइस है कभी बढ़ जाते हैं कभी कम हो जाते हैं, इसलिए कभी डेप्रिशिएशन हो जाता है कभी एप्रिशिएशन हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि रिस्क फैक्टर है। तो जो भी इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर होगा जिसको भी ट्रेड करना है या ट्रांजेक्शन करना है, तो सबसे पहले उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो नॉलेज ले। अगर वो नॉलेज नहीं लेता तो उसे बहुत बड़ा लॉस सफ़र करना पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि हाई
वर्टिलिटी होता है कि उच्च स्थिरता, मतलब अस्थिरता, मतलब कि इसमें स्थिर कुछ है ही नहीं, अनस्टेबिलिटी है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, जैसे कि हमने सेकंड पॉइंट में किया कि जो प्राइस है वो टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो इसमें भी यही है कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो वर्टिलिटी है, उसमें कुछ स्थिरता है ही नहीं, चेंज होते रहते हैं, प्राइस रेट चेंजेस होते रहते हैं, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है, मतलब अनस्टेबल रहता है, कुछ भी स्टेबल नहीं है। तो इन्वेस्टर्स को डिफिकल्टी होती है कि वो इन्वेस्ट करते वक्त उनको डिफिकल्टी होती है और उन्हें बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ सकता है अगर उनकी इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सी भी कोई मिस्टेक हो गई तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि 24/7 मार्केट, मतलब कि जो ये मार्केट है वो 24 घंटे चलती है, पूरा वीक चलती है, एक भी हॉलीडे नहीं होता है, मतलब कि जब मार्केट पूरा दिन ही चलती है, कोई मतलब इसमें ये बोल रखा है द मार्केट एंड जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं वो नेवर स्लीप, वो सोते नहीं है, उनका काम है वो करेंगे। अगर एक कंट्री की जो मार्केट है वो बंद हो गई है तो दूसरी कंट्री की मार्केट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। तो इन्वेस्टर शुड फुल नॉलेज, पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या फ्लक्चुएशंस होगी, जो भी मार्केट की फ्लक्चुएशंस है, मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं होगी तो उसके लिए रिस्की हो जाएगा। ठीक है, और जो मार्केट है वो 24 आवर्स खुलती है, मतलब बंद ही नहीं होती है, एंड 7 days ऑफ अ वीक, मतलब पूरे वीक में 7 दिन होते हैं और 7 दिन ही खुलती है, एक भी छुट्टी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसमें इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की कमी होती है। टू एंटर इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट देयर मस्ट बी सफिशिएंट नॉलेज टू दैट पर्सन, जिस पर्सन को डील करनी है, जिस पर्सन को ट्रांजैक्शन करनी है, ट्रेड करना है, तो उस पर्सन को पूरी नॉलेज होनी चाहिए उस मार्केट के रिलेटेड। ठीक है, कि कैसे मार्केट काम करती है या फिर जो भी उससे रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं उन सबको बारे में पता होना चाहिए कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। अगर एक पर्सन इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं लेगा तो उसे लॉस सफर करना पड़ सकता है फ्यूचर में। ठीक है, स्कैमर्स क्या होता है, स्कैमर्स होते हैं घोटाले वगैरह, क्योंकि बहुत कहीं भी चले जाओ किसी भी मार्केट में, किसी भी ट्रेड में, तो आपको घोटाला मिलेगा। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो स्पेशल फ्रॉड करना चाहते हैं, जो डिसऑनेस्टली स्कीम्स लगाते रहते हैं, जिनका दिमाग हमेशा इन चीज़ों में ही चलता है। ठीक है, तो जो इन्वेस्टर है, जिन लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, तो वो सबसे पहले उस पर्सन की पूरी इन्फॉर्मेशन ले लें कि वो पर्सन कैसा है, ताकि उनको इन्वेस्ट करने के बाद कोई भी लॉस ना हो। ठीक है, तो ये एक पर्सन की ऑब्लिगेशन बनती है कि वो पहले खुद ही अपने बिहाफ पे ही नॉलेज ले ले उस अनदर पर्सन की जिसके साथ वो ट्रेड करना चाहता है। द नेक्स्ट इज फियर रहता है, क्योंकि फियर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रहता है, क्योंकि जो प्राइस डिटर्मिनेशन है वो मार्केट बेसिस पे होता है। कभी भी डिमांड ऊपर जा सकती है, कभी भी सप्लाई ऊपर हो सकती है। तो इस चीज में क्या होता है कि फियर रहता है कि क्या पता हमारी जो करेंसी रेट्स हैं वो फ्लक्चुएट किस तरीके से होती हैं, एप्रिशिएट होता है या डेप्रिशिएशन होता है। तो इस तरीके से फियर बना रहता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। तो ये तो था कि हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, लेकिन हम अब ये करते हैं कि जो आरबीआई है वो क्या रोल प्ले करता है, आरबीआई क्या रोल प्ले करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंडर। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो वेरियस टेक्निक्स यूज करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में को इंटरवीन होने में, उसके अंदर हस्तक्षेप करने के लिए या इंटरफेरेंस करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज करता है। जैसे कि टेक्निक्स कैसी है, वो इनडायरेक्ट मेजर्स लगाता है प्रेस स्टेटमेंट्स के थ्रू, एंड ओपन माउथ ऑपरेशंस करता है सेंट्रल बैंक की, और मॉनेटरी मेजर्स लगाता है, जिसमें क्या करता है कि वो मनी की जो वैल्यू है, हमारी जो इंडियन रुपी है उसकी वैल्यू को इफेक्ट करता है, और साथ ही साथ डायरेक्ट परचेज एंड सेल्स को भी इफेक्ट करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की। ठीक है, यूजिंग स्पॉट फॉरवर्ड एंड स्वैप ट्रांजैक्शंस, जो ये ट्रांजैक्शंस हैं, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की एक वीडियो सीरीज बना चुके हैं, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड सारी टर्म्स और फॉरेन एक्सचेंज क्या है, उसमें पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, तो वो सारा कुछ हम उसमें कंप्लीट कर चुके हैं, और ये ट्रांजैक्शंस की डिटेल भी उसमें है। तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। ठीक है, तो इसमें ये क्या कह रहा है कि इन रेट्स को, इन ट्रांजैक्शंस को यूज करके जो आरबीआई है मॉनेटरी मेजर्स लगाता है और अपनी रुपी की वैल्यू को इफेक्ट करता है, और साथ ही साथ डायरेक्ट परचेज को इफेक्ट करता है और डायरेक्ट सेल को भी इफेक्ट करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब कि इंडिपेंडेंस, हम जब इंडिपेंडेंट हो गए थे तो उसके बाद क्या हुआ, इंडियन एक्सचेंज रेट वाज फिक्स्ड बाय आरबीआई। इंडियन एक्सचेंज रेट आरबीआई ने फिक्स कर दी थी अगेंस्ट पौंड एंड स्टर्लिंग अंडर द फिक्स्ड एंड प्लेज्ड एक्सचेंज रेट। प्लेज्ड का मतलब भी फिक्स्ड होता है, कि जो फिक्स्ड एंड प्लेज्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म था, तो उसके साथ चलते चलते
जो आरबीआई थी उसने एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया था, ठीक है। तो उसमें क्या आ गया, इसमें अब कह रहे हैं कि 1993 में एक रिफॉर्म्स हुआ, एक सुधार हुआ एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट में, और ये फर्स्ट स्टेप था, द फर्स्ट स्टेप एट रिफॉर्म्स। जो भी सुधार हुए फॉरेन एक्सचेंज जो मैनेजमेंट थी उसमें, वो 1993 में सबसे फर्स्ट जो सुधार किए गए थे वो 1993 में किए गए थे, जिसमें 1993 में लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम को रेफर्ड किया गया था, मतलब कि आया था उसी वक्त लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे इन शॉर्ट LERMS बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि जो 40% जो रेट्स थी, जो 40% की जो ट्रांजैक्शन थी फॉरेन के साथ हमारी, तो वो 40% जो थी वो ऑफिशियल रेट पर होती थी, मतलब ऑफिशियल रेट आरबीआई जो भी डिसाइड करेगा तो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रांजैक्शन होगी, और जो 60% थी वो मार्केट को दे दी गई थी। मार्केट के मतलब कि जो डिमांड एंड सप्लाई दोनों के बेसिस पे जो भी रेट सेट होगी तो उसी में ट्रांजैक्शन होगी। लेकिन 1999 में क्या हुआ, 100% मार्केट रेट आ गई थी, मतलब कि जो डिमांड एंड सप्लाई होगी वो दोनों 100% हो गई थी मार्केट रेट की, और ऑफिशियल जो रेट था वो निगलेक्ट हो गया था, खत्म हो गया था बिल्कुल ही। तो मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट, जो मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट जो कि MDER, तो उसने क्या किया, फोर्सेस टू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर इन इंडिया। जो डॉलर की अगर हमें अगर एक्सचेंज रेट पता करनी है, हमें डिटरमाइन करना है मार्केट की एक्सचेंज रेट क्या है, तो हमें अगर हमें डॉलर के साथ करनी है तो हम डॉलर की डिमांड एंड सप्लाई देखेंगे इंडिया में कैसी है, और फिर ही हम एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कर पाएंगे, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स अंडर MDER, मतलब कि जो मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट है उसके अगेंस्ट, उसके अंडर एक्सपोर्ट पे अगर हमें इम्पैक्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने डॉलर परचेज करने शुरू कर दिए फालतू में। मतलब क्यों करने शुरू किए, क्योंकि वो डॉलर को अपने सर्कुलेशन में बढ़ाना चाहता था, और डॉलर को उन्होंने परचेज किया, लेकिन वो आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की उन्होंने रियल डिमांड नहीं थी हमारी कंट्री में, उस वक्त रियल डिमांड नहीं थी। तो आरबीआई ने क्या किया, आर्टिफिशियल डिमांड को क्रिएट किया और डॉलर को परचेज कर लिया, ताकि वो अपने सर्कुलेशन में डॉलर को बढ़ा सके। आरबीआई क्या है, टारगेट नहीं करता एक्सचेंज रेट को टारगेट नहीं करता, बल्कि किसमें इंटरवेन करता है कि वो वॉलेटिलिटी और डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेन एक्स मार्केट, मतलब कि वॉलेटिलिटी होती है अस्थिरता, एंड डिस्क्रिप्शंस होता है मतलब डाउनफॉल। उसने जो आरबीआई है उसने हैंडल करने लग गया, वो मैनेज करने लग गया किस चीज को, अस्थिरता जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अनस्टेबिलिटी है उसको हैंडल करने लगा, और उसके बाद जो डाउनफॉल्स आ रहे थे उनको रिकवर करने लगा। तो यही मेन जो काम थे वो आरबीआई ने किए थे। तो ये तो हो गया कि आरबीआई ने ऐसे कौन कौन से स्टेप्स उठाए, क्या क्या किया, जिससे आरबीआई ने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को सेटल किया, जो मार्केट की प्रॉब्लम्स थी उनको सेटल किया। नेक्स्ट जो है वो है मैकेनिज्म, कि क्या क्या मैकेनिज्म को यूज करके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। तो इसमें दो मैकेनिज्म है, स्विफ्ट एंड चिप्स, जो कि कम्युनिकेबल मैसेज है, एंड जो चिप्स है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग हाउसिंग है, जो कि न्यूयॉर्क में है। तो स्विफ्ट जो है उसकी फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, और चिप्स क्या कहता है कि क्लियरिंग हाउसिंग इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। इससे रिलेटेड मतलब कि जो मैकेनिज्म है फॉरेन एक्सचेंज का जो कि प्रॉब्लम को सेटल करता है, इससे रिलेटेड हम एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं, और उसमें हमने डिटेल में चिप्स एंड स्विफ्ट के बारे में बताया था। आप उस वीडियो को देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। तो ये आपका दो ऐसी एजेंसीज हैं या ऐसे पर्सन्स हैं, ऐसी फॉर्म्स हैं या आरबीआई है जैसे कि, और एक मैकेनिज्म जो प्रॉब्लम्स को सेटल करता है। तो दो है ये प्रॉब्लम को सेटल करने के लिए, और क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो ये हमने आज की वीडियो में कर लिया है। तो ये सीरीज चल रही है हमारी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की एंड इंटरनेशनल बैंकिंग की। Thank you so much for listening me very carefully. Like my video, subscribe my channel. Don't forget to share this video with your friends. And अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई क्वायरी होता है, तो आप क्वेश्चन जरूर कर सकते हो। Thank you so much.